अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब ठीक ठाक और खैर वाफियत से होंगे। जनून महरम के एक और न्यू एपिसोड के साथ हाजिर हूँ। उम्मीद करती हूँ कि एपिसोड आपको पसंद आएगा। तो मुझसे नाराज़ होना मीरा। उसे बाहर निकलते देखकर सद्दाम ने संजीदगी से पूछा और इसकी गोद में मौजूद शहरोज को अपनी गोद में ले लिया। क्या नहीं होना चाहिए? मीरा की नज़रों में शिकवा शिकायत देखकर इसने अपनी नजरें झुका ली। बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन प्लीज़ मेरी आखिरी इल्तिजा समझकर अपनी ये नाराज़गी ख़त्म कर लो। मैं नहीं जानता अब जिंदा बच सकूंगा या नहीं, इसलिए चाहता हूँ कि तुम मुझसे नाराज़ ना हो। क्या पता ये हमारी आखिरी मुलाकात हो। इसकी बात पर मीरब को अपने दिल की धड़कनें रुकती महसूस हो रही थी। बहते आंसुओं के साथ वो उसके सीने से लग गई, जिस पर सद्दाम को सुकून सा अपने अंदर उतरता महसूस हुआ। इसके माथे पर अपने लब रखकर इसने दूसरे बाजू में पकड़े शहरोज को प्यार किया और उसे मीरब की गोद में देकर इन लोगों को रवाना कर दिया। इन तीनों के अजमीर से निकलते ही उसे सुकून भरा सांस लिया, जान में जान आई। अब बस उसे इंतजाम करना था जल्द अज जल्द मुल्क से बाहर जाने का। वो खुद बादशाह से बच नहीं सकता था, लेकिन अपनी फैमिली को तो बचा सकता, अपनी बीवी को तो बचा सकता था, और यही वो काम कर रहा था। गाड़ी में बैठते ही इसका मोबाइल जोरों शोर से बजने लगा। मुइस की कॉल पर इसने गहरा सांस लेकर कॉल पिक कर ली। कहाँ हो तुम? बस कुछ जरूरी काम कर रहा था, पाशा तुमसे मिलना चाहता। किस लिए? वो पहला शख्स था जिससे पाशा ने खुद मिलने का कहा था। इसकी हैरत अपनी जगह दुरुस्त है, क्योंकि वो जान चुका है जिस लड़की की उसे ख्वाहिश है वो तुम्हारी बीवी है। तो मुझसे मिलकर उसे क्या चाहिए? उसे तुम्हारी बीवी चाहिए। उसे सीधे तरीके से पाशा को सौंप दो, वरना जान से हाथ धो बैठोगे। इसके बाद पर सद्दाम की गिरफ्त स्टीयरिंग पर सख्त हुई। मर जाना मंजूर है, लेकिन अपनी इज्जत पर एक आंच नहीं आने दूंगा। जैसे तुम्हारी मर्जी। मुइस ने खटाक से फोन बंद किया, जिस पर इस थकन सदा वजूद ने अपना सर सीट से टिका दिया। चंद लम्हों बाद इसने गाड़ी स्टार्ट की। जब गाड़ी के स्टार्ट होते तो उसे तीन गोलियां उसके सीने के आर पार हो गई। चलती गाड़ी अनबैलेंस होते पलट के और सद्दाम अंसारी का वजूद इस दुनिया से रुखसत हो गया। अजमेर में अपने जाने वालों से बीजान को ये बात मालूम हो चुकी थी कि उनका बेटा अब इस दुनिया में नहीं रहा। वो खुद नहीं रोई थी, क्योंकि उन्हें इस नाजुक जान को संभालना था, जिसने एक ही दिन में अपना शौहर, अपना दोस्त, अपना साहिबान खो दिया था। कितने दिनों तक घर में खामोशी का राज रहा। सिर्फ एक शहरोज था जिसकी वजह से घर में थोड़ा शोर मच जाता था, क्योंकि वो मासूम इस बात से अनजान था कि इसका बाप अब इस दुनिया में नहीं रहा। एक वही था जो मीरब और बीजान को वापस जिंदगी की तरफ लाया था। मीरब जीती थी शहरोज की खातिर, और बीजान जीती थी शहरोज और मीरब के खातिर। जिंदगी में कुछ सुकून अलमीर के आने से आया था, क्योंकि इसकी आंखों में जलते मीरब के लिए मोहब्बत के दीप बेजान को साफ दिखते थे। अलमीर की मोहब्बत से वो कभी भी नावाकिफ नहीं थी। बस इंतजार था तो इसके इजहार करने का। इसके इजहार पर इकरार करने में वो देर भी नहीं लगाती, क्योंकि इतना यकीन उन्हें था कि अलमीर मीरब के लिए एक अच्छा शौहर और शहरोज के लिए एक अच्छा बाप साबित होगा। लेकिन खामोश जिंदगी में फिर से तूफान आ गया, जब अरहम पाशा फिर से जिंदगी में आया और इनका जिंदगी भर का सरमाया ले गया। इस बार उसे बचाने के लिए कोई सद्दाम नहीं था। वो बस अल्लाह से दुआ कर सकती थी, और अल्लाह ने दुआ सुन भी ली थी। अलमीर को इनके पास जो भेज दिया, और इस बात का उन्हें यकीन था कि अलमीर इनकी मीरब को जरूर वापस लाएगा। और ये वादा तो अलमीर शाह ने खुद से किया था कि मीरब को वापस जरूर लाएगा। न सिर्फ लाएगा, बल्कि इस दरिंदे को जहन्नुम रसीद करके छोड़ेगा। इसने कहा था उसे मीरब से मोहब्बत थी। कैसी मोहब्बत थी? वो इतने दिनों से लापता, न जाने किन हालात में थी, और वो उसकी तरफ से बेपरवाह होकर अपनी जिंदगी जी रहा। अलमीर शाह के होते हुए अगवा हो गई। कैसी मोहब्बत है? इसका तसव्वुर जब जब जहन में आ रहा था, तब तब वो खुद को बुरा भला कह रहा था। अगर वो यहाँ होता तो मीरब को एक खरोंच तक नहीं आने देता। अगवा होना तो दूर की बात थी, मान ली जन्नत आपको रास्ता नहीं मालूम। दूसरी मर्तबा घूम फिर कर जब वो दोनों वापस इसी जगह पर पहुंचते, तो सलार कहे बगैर नहीं रह सका। मुझे एक बात बताओ सलार, तुम्हारे साथ होने का क्या फायदा है? तुम्हारी गाड़ी खराब है और रास्ते तुम्हें पता नहीं है। मैं पहली बार इस गांव में आई हूँ, मुझे रास्ते कैसे पता होंगे? हाँ, तो ये तुम्हारी गलती है ना। क्यों बीच में आया जब मैं अच्छी भली जा रही थी? अब ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। जब तक तुम मुझे मेरे ठिकाने तक नहीं छोड़ कर आओगे, तब तक तुम्हें भी ख्वार होना पड़ेगा। बोलते बोलते वो चौंकी। इसने चेहरा उठाकर देखा। काली घटाएं जो कब से छा रही थी, अब बरसना शुरू हो चुकी थी। कुछ नहीं हुआ, बारिश ही तो है। गहरी सांस लेकर इसने खुद को पुरसुकून करना चाहा। जब वजूद पर गिरते बारिश के कतरे महसूस होते ही उसे अपना सांस रुकने लगा। जन्नत। सलार ने इसका हाथ अपनी मजबूत गिरफ्त में लेकर हौले से पुकारा। अंदाजा था इस वक्त जन्नत की क्या कैफियत हो रही होगी। सलार के हाथ थामते ही वो उसकी शर्ट को थामती इसके सीने में अपना चेहरा छुपाने लगी। चाचा चलो यहाँ से। जन्नत, सिर्फ बारिश ही है, कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना आपके साथ, मुझे यहाँ से लेकर चलो सलार। इसकी बिगड़ती तबीयत देखकर सलार ने उसे अपनी बाहों के हसार में ले लिया और आसपास कोई जगह देखने लगा। इसकी बाहों में मौजूद वो लड़की तेज तेज सांस ले रही थी, और इसकी हालत सलार शाह की परेशानी का बायस बन रही थी। उसे अपनी बाहों में उठाए वो एक घर के सामने जा रुका। जन्नत को अपनी बाहों में संभालते हुए इसने हौले से घर का दरवाजा बचाया, जो चंद सेकंड बाद ही खुल गया। दरवाजा खुलते देखकर इसने शुक्र भरा सांस लिया। क्या बात है बेटा?
माजरत चाहता हूँ, दरअसल मेरी बीवी की तबीयत ठीक नहीं है। क्या मैं कुछ देर के लिए यहाँ रुक सकता हूँ? सामने खड़ी शख्स की बाहों में मौजूद इस लड़की को देखकर इस औरत ने सलार को अंदर आने का इशारा किया और उसे एक खाली कमरे में ले आई। क्या हुआ है इसे? बारिश में भीगने से बीमार हो जाती है? क्या यहाँ कोई डॉक्टर है या फिर आसपास कोई हॉस्पिटल? हाँ, एक डॉक्टर डिस्पेंसरी में बैठता था, लेकिन कल से वो भी शहर गया हुआ है। आप किसी को फोन किसी को जानती होंगी जो इस वक्त इनका इलाज करते? हाँ, पास ही एक हकीम साहब रहते हैं, कहो तो उन्हें बुलवा लो। जी बुला ले। जन्नत का नीला पड़ता वजूद देख इसने जल्दी से कहा। एक यही आखिरी हल था। इसके हाथ अपनी गिरफ्त में लिए वो सहलाने लगा। यूनिवर्सिटी से कुछ डॉक्टर्स आज इसी गांव में आए थे, लेकिन वो कहाँ थे ये बात वो नहीं जानता था, और उन्हें ढूंढने में वक्त वो ज़ाया नहीं करना चाहता था, क्योंकि जितना वक्त उन्हें ढूंढने में लगता, इतने वक्त में जन्नत की हालत मजीद बिगड़ जाती। दरवाज़ा खुलने की आवाज़ पर वो मजीद सहम कर खुद में सिमटे। इसने अपना झुका सर उठाने की कोशिश नहीं की थी। मेरा नाम है ना तुम्हारा? किसी लड़की की आवाज़ पर इसने हौले से अपना सर उठाया। वहां एक लड़की को देखकर वो हैरान हुई, क्योंकि अब तक इसके कमरे में सिर्फ मोइसी आया था। मैं अलारा हूँ। मीरब से कोई जवाब न देने पर इसने खुद ही से कह दिया, ये तुम्हारे लिए है, पाशा ने अर्जेंटली बनवाया है, और वो चाहते हैं तुम इसे पहन कर देख लो, कहीं कोई मसला तो नहीं है, क्योंकि कल अपने निकाह में वो कोई खराबी नहीं चाहता। हाथ में पकड़ी सफेद मैक्सियो हिजाब उसने बेड पर रखा। मुझे नहीं पहनना, इसने हैरत भरी लहजे में आहिस्ता से कहा, क्योंकि उसे अब तक यही लग रहा था इस जगह पर इसकी इज्जत महफूज नहीं है। ये अंदाजा उसे हरगिज नहीं था कि पाशा से निकाह का इरादा रखता है। पहन लो, जिद मत करो। वैसे भी तुम्हें तो खुशी होना चाहिए कि तुम्हारा निकाह पाशा से हो रहा है। जानती हो, पाशा की जिंदगी में हजारों लड़कियां आ चुकी हैं, लेकिन तुम वो पहली हो जिससे वो निकाह कर रहा है। तुम बहुत खुशकिस्मत हो मीरा। खुशकिस्मत? हमेशा रहने वाले नरम लहजे में इसकी बात सुनते ही सख्ती डर आई। तो मुझे खुशकिस्मत कह रही हो? जिस शख्स से शादी करने पर तुम मुझे खुशकिस्मत कह रही हो ना, इस शख्स ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। इसकी वजह से मेरा साहिबान मुझसे छिन गया। इस शख्स की वजह से मुझे अपना घर छोड़ना पड़ा। सिर्फ इस शख्स की वजह से मेरे दिन रात डर में गुजरते थे, कहीं वो मुझ तक ना पहुंच जाए। मेरी बीजानी इस वक्त घर पर मेरे लिए तड़प रही है। मेरा बेटा ना जाने किस हाल में है, और तुम मुझे खुशकिस्मत कह रही हो? पी के लहजे में वो चिल्लाते हुए कह रही थी। जाओ यहाँ से, तुम भी जाओ, और ये सूट भी यहाँ से लेकर जाओ। इसने बेड पर रखे कपड़े उठाकर दूर फेंके और उसका जारहाना अंदाज देखकर अलारा वो सूट जमीन से उठाती वहां से चली गई। पाशा यहाँ नहीं था, वो एक हफ्ते से मुल्क से बाहर था, लेकिन मुमकिन था कि आज ही वापस आ जाता, क्योंकि कल इसका निकाह था, जिसकी सारी तैयारियां मुइस यहाँ पर कर चुका था। मीरब की भी वही यहीं पर लेकर आया था, और तब से वो इसी एक कमरे में बंद थी जहां उसे रखा गया था। भागने की वो कोशिश कर चुकी थी, लेकिन हर तरफ से सिर्फ नाकामी ही मिल रही थी। यहाँ बैठकर वो सिर्फ दुआ ही कर सकती थी, जो वो बखूबी कर रही थी। उसे यकीन था इस भरी दुनिया में कोई तो ऐसा इंसान होगा जो उसकी मदद करेगा। उसे यकीन था अपने अल्लाह पर वो इसके लिए कोई ना कोई वसीला जरूर बनाएंगे। क्या हुआ है अलमीर, सब खैरियत? मेरे ख्याल से तुम आज तुर्की के लिए निकल गए थे। हाँ, मैं इस वक्त इस्तांबुल में ही हूँ और अब अजमेर जा रहा हूँ। इसका परेशान लहजा उरहान को चुका गया। किस लिए? ये जरूरी बात नहीं है उरहान, फिलहाल मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। कहो। मुझे जहाजेब काजमी से बात करनी है। इस वक्त एक वो ही है जो मेरी मदद कर सकता है। इसकी बात पर उरहान हैरान हुए बगैर नहीं रह सका था। उसे जहाजेब से क्या काम हो सकता था? तुम्हें जहाजेब से क्या काम है अलमीर, जानते नहीं उसे? जानता हूँ, तभी तो कह रहा हूँ मुझे इसकी मदद चाहिए। मेरी मीरब किडनैप हो चुकी है, और इस वक्त जहाजेब भी है जो उसे वापस लाने में मेरी मदद कर सकता है। इसकी बात समझकर ओरहान ने कॉल काट दी। मीरब क्यों किडनैप हुई, उसे किसने किडनैप की, ये बात जानना जरूरी नहीं था। जरूरी इस वक्त सिर्फ ये था कि मीरब को वापस सही सलामत लाना था। उसने कॉन्टैक्ट लिस्ट खोली और जहाजेब का नंबर ढूंढने लगा। हमारी होने वाली बेगम कहाँ है अलारा? अरहाम की आवाज पर किचन में काम करती अलारा चौंकी। चेहरा मोड़कर इसने सामने खड़े अरहाम पाशा को देखा, जो हमेशा की तरह अपनी दिलकश शख्सियत में खड़ा था। डार्क ब्लू जीन्स के साथ वाइट शर्ट और डार्क ब्लू कोट पहने अपने दिलकश शख्सियत के बायस वो कहीं से भी 40 साल मर्द नहीं लगता था। वो कमरे में है। खाना खा लिया? नहीं, जब से यहाँ ये मुश्किल से एक दो बार खिला है, और आज तो सुबह से कुछ नहीं खाया। इसकी बात सुनते ही पाशा की बेदाग पेशानी पर बल नमूदार हुआ। खाना कमरे में लेकर जाओ, मैं थोड़ी देर में आ रहा हूँ। इसकी बात पर वो अपना सर हिलाती जल्दी से खाना निकाल कर इसके कमरे की तरफ चली गई, जहां मीरब को रखा गया था। हाथ में कॉफी का मग थामे वो बालकनी पर खड़ा ठंडी हवा से लुत्फ अंदोज हो रहा था। माथे पर आए चॉकलेट ब्राउन बाल तेज हवा से लहरा रहे थे। दफतन फोन की बजती रिंगटोन पर इसने अपनी हैजल ब्राउन आंखें खोली, और जींस की पॉकेट में से अपना मोबाइल निकाल कर देखा, जहां उरहान की कॉल आ रही थी। हेलो। फोन कान से लगा, इसने संजीदा आवाज में कहते हुए मग अपने लबों से लगा लिया। और हान से इसकी पहली मुलाकात लाहौर में हुई थी, और तभी से इन दोनों की दोस्ती हुई थी। तुम्हारी मदद चाहिए जहान। कैसी मदद? एक लड़की किडनैप होगी, उसे वापस लाने में तुम्हारी मदद चाहिए। वो लड़की कौन थी? इससे जहाजेब काजमी का कोई सरोकार नहीं था।
इसके नजदीक सिर्फ एक ही बात अहमियत रखती थी कि उसे इस लड़की की मदद करनी थी। कहाँ है वो? तुर्की में। तुम्हें मैं सारी बात तफसील से समझाऊंगा, फिलहाल तुम बस वहां जाने की तैयारी करो। और की बात मुकम्मल होती इसने फोन कान से हटाया और वापस पॉकेट में रख लिया। जब पीछे से नरम सी आवाज इसके कानों में पड़ी थी, जहान, किसका फोन था? इसके चेहरे पर धीमी सी मुस्कुराहट नमूदार हुई। मकलबों से लगाकर इसने सारी कॉफी एक सांस में खत्म की और कप साइड पर ही रखकर इसकी तरफ मुड़ा जहां खड़ी रूहिया सवालिया नजरों से उसे देख रही थी। अपनी तैयारी कर लो रूह, हम जा रहे। कहाँ? तुर्की। हायला सच्ची? बिल्कुल। जहाज़ेब का जवाब मिलते ही वो चहकते वहां से भाग गई। यकीनन तैमूर साहब के पास ही गई होगी ताकि उन्हें भी खबर सुना दे। वहां क्यों जाना था ये जानने में उसे दिलचस्पी नहीं थी। इसके लिए तो बस यही बात अहम थी कि वो घूमने जा रही है, वो भी जहाज़ेब के साथ। मेरा बादशाह यहाँ आ गया, इसलिए अब बिना कोई बहस किए चुपचाप खाना खा लो। बादशाह की यहाँ मौजूदगी का सुनते वो घबरा कर खुद में सिमटी। क्या वो यहाँ है? हाँ, पाशा यहाँ आ गया है। तो देखो, तुम भी तो एक लड़की हो ना। प्लीज मेरी मदद कर दो, प्लीज मुझे यहाँ से निकाल दो। मैं हमेशा तुम्हारी एहसानमंद रहूंगी। बस मुझे यहाँ से निकाल दो। इसके सामने खड़े होकर रोते हुए मन्नत भरे लहजे में कह रही थी। अब इस तरह देखकर अलारा को उसे इस तरह देखकर अलारा को बेसाख्ता इस पर तरस आया, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकती थी क्योंकि मीरब इस वक्त पाशा के घर में थी, जहाँ लोग आते तो अपनी मर्जी से थे लेकिन जाते सिर्फ अरहम पाशा की मर्जी से थे। फिर मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकती। अव्वल तो तुम यहाँ से भाग नहीं सकती, और अगर भाग भी गई तो पाशा के आदमी तुम्हें ढूंढ निकालेंगे। इसलिए ये बेकार की बातें छोड़ो। अलारा ने नरमी से उसे समझाना चाहा, जो उसकी बात सुनते ही गुस्से से चेहरे का रुख फेर गए। जाओ यहाँ से। तुम मुझे गलत मत समझो, मैं मजबूर हूँ। मैंने कहा जाओ यहाँ से, इसने चिल्लाकर कहा जब कमरे में भारी गंभीर आवाज गूंजी। सुनाई नहीं दिया लारा, इसने कहा जाओ यहाँ से। अरहाम पाशा की आवाज पर जहां लारा चौंकी वहीं मीरब सहम कर दीवार से चिपक गई। इसने नजरें उठाकर इस शख्स को देखने की गलती नहीं की थी। अलारा, उसे वहीं खड़े देखकर अरहाम का लहजा सख्त हुआ, जिसे महसूस करती वो जल्दी से बाहर भाग गई। अलारा के जाने के बाद इसने अपने मजबूत कदम मीरब की तरफ बढ़ाया, जो दीवार के साथ चिपकी सहमी हुई खड़ी थी। आज पहली बार इतनी करीब से देख रहा और अंदाजा हो रहा है तुम जरूरत से ज्यादा हसीन हो। इसका अपनी तरफ बढ़ता हाथ मीरब ने झटके से दूर किया। इसकी जुर्रत देखकर वो धीमा सा हंसा। दत्ता देखो, मुझे जाने दो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? जानती हो, अगर तुम्हारा शौहर मुझे इसी वक्त तुम्हें सौंप देता तो मैं तुम्हें एक रात से ज्यादा अपने पास नहीं रखता, लेकिन अब मेरा इरादा तुम्हें छोड़ने का हरगिज नहीं है, क्योंकि मुझे नहीं लगता मेरी तलब एक दिन में खत्म हो जाएगी। दीवार पर अपना हाथ रखकर इसने अपना चेहरा मीरब के करीब किया और इसके करीब से आती सिगरेट की महक पर इसने नागवारी से अपना चेहरा दूसरी तरफ मोड़ लिया। कल निकाह है, तैयार है ना? मैं कल कोई ड्रामा नहीं चाहता। मैं तुमसे निकाह नहीं करूंगी, समझ नहीं आ रही तुम्हें मेरी बात? और हम के मुंह से फिर वही बात सुनकर इसने दांत पीसते हुए कहा, तुम जानती हो तुम्हारे शौहर को मैंने मरवाया था, कितनी ही गोलियां उसके सीने में उतर गई थी। वो एक मजबूत जान था, पर फिर भी कितनी तकलीफ हो रही होगी ना उसे। इसने सरगोशी नुमा आवाज में कहा और उसकी बात सुनते ही मीरा अपनी तकलीफ से अपनी आंखें मूंद ली। तुम सोचो, अगर वही गोलियां मैं तुम्हारे छोटे से बेटे के दिल में उतार दूं, तो इसका क्या हाल होगा? इसकी बात सुनते ही मीरा अपने तड़प कर उसे देखा। दिल की धड़कन यकदम बढ़ गई। मेरे बेटे को हाथ लगाया तो तुम्हें जान से मार दूंगी। इसने गुस्से में अपना नाजुक हाथ उठाकर उसे थप्पड़ मारना चाहा, लेकिन इससे पहले ही अरहम पाशा इसका हाथ अपनी मजबूत गिरफ्त में ले चुका था। ये हरकत आज तो कर लिया, आइंदा की तो तुम्हारे हाथ तोड़ने में देर नहीं लगाऊंगा। इसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी, अलबत्ता लहजा हद से ज्यादा सर्द था। उम्मीद करता हूँ मजीद कुछ कहने की जरूरत नहीं होगी, खाना खा लेना। जब मैं वापस आऊँ तो मुझे खाने की ट्रे खाली मिलनी चाहिए, वरना तुम्हारा न सही तुम्हारे बेटे का पेट में जरूर भर दूंगा। इसका हाथ छोड़कर वो तेज तेज कदम उठाता कमरे से बाहर चला गया और इसके जाने के बाद वो रोते रोते वहीं बैठ गई। दिल में बस एक ही दुआ थी कि इसके बेटे को कुछ ना हो, वही तो उसकी दुनिया थी, जीने का सहारा था। अगर उसे कुछ हो जाता तो मीरब ने भी मर जाना था। तुम चीटिंग कर रहे हो असफी, इसने गुस्से से अपनी नाजुक कमर पर हाथ रखा। मैंने क्या चीटिंग कर दी? तुम जानबूझकर हार रहे हो, मैं समझ चुकी हूँ। तीसरी बार लूडो खेलने पर बिलाखिर उसे अंदाजा हो ही गया कि असफंदियार जानबूझकर हार रहा था। पर नाइजल के पास इतनी अकल कहाँ थी कि ये गेम बार बार इतनी आराम से जीत जाती। ये चीटिंग नहीं होती आइजल, ये तो प्यार होता है। इसकी अजीब सी बात पर वो फकत मुंह बनाकर रह गई। गेम में हारने से प्यार का क्या जिक्र? मैं तुमसे प्यार करता हूँ, इसलिए तुम्हारी खातिर हार रहा हूँ। अच्छा, फिर मैं भी अब हार जाऊंगी। क्यों तुम भी मुझसे प्यार करती हो? हाँ, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। चहकते हुए इसके करीब आकर बैठी। तो फिर बताती क्यों नहीं हो? इसके बाल संवारते हुए धीमे अंदाज में मुस्कुराया। बताने से क्या होगा? मुझे खुशी होगी। अगर ये बात सुनकर तुम्हें खुशी होगी तो फिर मैं रोज तुमसे ये बात कहूंगी। इसने झुककर असफंदियार के गाल पर प्यार किया। तुम्हारी अदाएं किसी दिन मेरी जान ले लेंगी आजल। उसे अपने हसार में लेकर असफंदियार ने शिद्दत से इसके माथे पर अपने लब रख दिए।
चलते हुए इसकी नजर डिस्प्ले पर रखे टेडी बियर पर गए। सफेद रंग का वो बड़ा सा टेडी बियर जिसने दरमियान में सुर्ख रंग का दिल पकड़ा हुआ था, जिसके ऊपर सफेद रंग से आई लव यू लिखा हुआ था। हाय कितना प्यारा है। इसने मुड़कर हमजा को देखा जो थोड़े फासले पर खड़ा फोन पर बात करने में मसरूफ था। आयशा भागते हुए इसके पास कर इसका फोन खींचकर कॉल काट दी। आयशा, मेरे साथ आए हैं तो मेरे साथ ही वक्त गुजारे, ये काम तो हर वक्त ही चलता रहता है। इसकी पॉकेट में फोन रखकर वो उसे खींचते हुए वापस इसी शॉप के पास लेकर गई। मुझे ये टैडी चाहिए। हनी ये तुम्हारे लिए नहीं, तुम इसका क्या करोगे? मेरे लिए क्यों नहीं, मुझे ये चाहिए तो मतलब चाहिए। ये फालतू चीज है, उसे खरीदना बेकार है। ये तुम्हारे किसी काम का नहीं, हम कुछ और देखते हैं। इसका हाथ पकड़कर वो उसे वहां से ले जाने लगा। जब वो मुंह बनाती वहीं पर बैठ गई। मीर, मैं कहीं नहीं जाऊंगी, मुझे डैडी चाहिए तो चाहिए। पहले मुझे डैडी दिलाएं, फिर ही मैं यहाँ से उठूंगी। इसकी बचकाना हरकत पर हमजा ने अपना सर नफी में हिलाते इसका हाथ खींचकर उसे खड़ा किया और उसका नाजुक वजूद अपनी बाहों में भरकर वहां से ले जाने लगा। मीर प्लीज दिला देना, वैसे तो बड़ा मोहब्बत का दावा करते हैं, एक डैडी नहीं ले दिला सकते? दिला दे वरना मैं नाराज हो जाऊंगी। इसकी नाराजगी भरा लहजा देखकर हमजा गहरा सांस लेकर वापस इसी शॉप पर चला गया, क्योंकि हमजा बासी सब कुछ बर्दाश्त कर सकता था सवाए अपनी हनी की नाराजगी। हाउ मच डज इट कॉस्ट? इसने टेडी बियर की तरफ इशारा करते हुए शॉपकीपर से पूछा। $100। सर हिलाते हुए इसने कार्ड निकालकर पेमेंट की और आशा खुशी से चमकता चेहरा देखने लगा। थैंक यू मीर। टैडी पकड़ते हुए उसने खुशी से भरपूर लहजे में कहा और इसके साइज से भी ज्यादा बड़ा था, जिसे वो बमुश्किल संभाले खड़ी थी। इसका हाथ पकड़कर उसे बाहर की तरफ ले जाने लगा। इसके साथ चलती आयशा तक किसी बच्ची से कम नहीं लग रही थी, या शायद वो थी ही एक बच्ची। हमजा को तो ऐसा ही लगता था। वो 32 साल भरपूर मर्द और वो 18 साल की नाजुक गुड़िया। यह उम्र इसकी बच्चे पालने की थी, लेकिन यहाँ इसकी बीवी किसी बच्चे से कम नहीं थी। इसलिए जब तक इसकी बीवी थोड़ी समझदार नहीं हो जाती तब तक हमजा ने सिर्फ अपनी बच्चों जैसी बीवी ही पालनी थी। 6.5 घंटे की फ्लाइट के बाद वो तुर्की में मौजूद थे। ब्लैक कलर की लॉन्ग कोट के साथ ब्लैक हाई नेक शर्ट और ब्लैक ही जीन्स पहनी वो हमेशा की तरह अपनी शानदार पर्सनालिटी में बेहद दिलकश लग रहा था। उरहान उसे सारी बात तफसील से बता चुका था। इसके पास अलमीर का एड्रेस और वो सब चीजें थी जिसकी उसे जरूरत थी। जहां मैं पूछना भूल गई, हम यहाँ क्यों आए हैं? रूहिया की बात सुनते हुए बेख्तियार हंसा। ये सवाल इसने काफी जल्दी नहीं पूछ लिया था। हम यहाँ इसलिए आए हैं ताकि मैं तुम्हारे साथ कुछ वक्त अकेले में गुजार सकूं। अच्छा, हम घूमने कब जाएंगे? इसके साथ चलती रूहिया ने मुंह पर हाथ रखते हुए पूछा। यकीनन अब उसे नींद आ रही थी, क्योंकि सारे रास्ते वो जागती आई थी। अभी तो हम घूमने नहीं जा सकते, हाँ, पर जैसे ही काम खत्म होगा तब मैं तुम्हें घुमाने के लिए ले जाऊंगा। देखा, आप यहाँ काम की वजह से आए और मुझसे झूठ कह रहे थे। काम तो बस थोड़ा सा है, फिर तो बस तुम होगी और मैं हूँगा। उसने झुककर रूहिया के माथे पर अपने लब रखे। होटल में बुकिंग वो पहले ही करवा चुका था, इसलिए रूहिया को सीधा वहां छोड़कर वो अपने काम के लिए निकल गया। तुम इस लड़की को क्यों ढूंढ रहे हो? तुम्हारी बहन लगती है। इसने ड्राइविंग करते अलमीर की तरफ देखा। इस वक्त वो दोनों मुइस के घर जा रहे थे। ये इनकी अच्छी किस्मत ही थी जो सद्दाम की वजह से बीजान के पास मुइस की सारी मालूमात थी। अलबत्ता बादशाह के बारे में कुछ नहीं पता था, लेकिन अगर मुइस मिल जाता तो बादशाह को ढूंढना भी मुश्किल काम नहीं था। अस्तगफिरुल्लाह, बहन नहीं, मेरी मोहब्बत करता हूँ मैं मीरब से। मोहब्बत करते थे तो शादी क्यों नहीं की? सही वक्त का इंतजार कर रहा था। इसकी बात सुनते ही वो बेख्तियार हंसा, जिस पर अलमीन ने चौंक कर उसे देखा। हंस क्यों रहे हो? जो लोग सही वक्त का इंतजार करते हैं इनके साथ यही होता है। तो क्या तुम्हारी तरह किडनैप करके जबरदस्ती निकाह कर लेता? बिल्कुल ऐसा ही कर सकते थे, लेकिन तुम्हें इस बारे में कैसे पता? इसने ताज्जुब से पूछा। आयशा की वजह से। आयशा मेरी कजन है जो नॉवेल्स की दीवानी है। तुम्हारी बीवी ने जो अपनी लाइफ पर एक नॉवल लिखा था वो आयशा ने पढ़ लिया, और इसी वजह से मुझे तुम्हारे बारे में पता है। जानते हो वो तुम्हारी कितनी दीवानी है? अगर तुम इसके सामने चले जाओ तो अपने शौहर को छोड़कर वो तुम्हारे पास आने में देर नहीं लगाएगी। इसकी बात पर गाड़ी की इसकी बात पर गाड़ी में जहां सेब का जानदार कह कहा गूंजा। इसने सिर्फ नॉवल पढ़ा है, मुझे जानती थोड़ी है। जहां सेब काजमी तुम्हें पूरी दुनिया जानती। अगर आज तक तुम बचते आए हो तो सिर्फ इस वजह से, क्योंकि तुम तैमूर काजमी के बेटे हो, और दूसरा ये कानून सबूत मांगता है, और तुमने आज तक कोई सबूत ही नहीं छोड़ा कि पुलिस तुम्हें पकड़ सके। इसकी बात पर जहां सेब ने तायती अंदाज में अपना सर हिलाया। बीस्ट होना तुम, फिर भी आज तक पाशा जैसे मुजरिम को नहीं पकड़ सके। अलमीर शाह पाशा एक बुज़दिल इंसान है। उसे सिर्फ अपनी दौलत का गरूर है, इसी वजह से वो लोगों को अपने काबू में करता है। इसका बस सिर्फ कमजोर लोगों पर चलता है। पुलिस आज तक उसे पकड़ नहीं पाई, हत्ता कि मैं भी उसे नहीं पकड़ सका, क्योंकि जब भी वो खुद को एक जाल में फंसता महसूस करता है, इस जगह से ही भाग जाता है। और अगर तुम्हें पाशा चाहिए तो हर कदम खामोशी से उठाना। सर इस बात में हिलाते हुए उसने झटके से गाड़ी रोकी, क्योंकि मंजिल आ चुके थे। वो पाशा का आदमी था, लेकिन इसके घर के पास कोई सिक्योरिटी नहीं थी। वैसे भी उसे इन सब चीजों की जरूरत नहीं थी। वो यहाँ अकेला रहता था और अपनी फैमिली को उसने दूसरे शहर में रखा हुआ था।
तुम यहाँ खड़े होकर इतनी शराफत से इसका दरवाज़ा खटखटा रहे हो, तो मुझे और क्या करना चाहिए? एक बात बताऊं अलमीर शाह, मैं आज तक अकेला काम करता हूँ। किसी के साथ काम करने का मेरा पहला एक्सपीरियंस है, जिसमें मुझे बिल्कुल मज़ा नहीं आता। वैसे भी जब तक खून खराबा ना हो तब तक मुझे काम में मज़ा नहीं आता। मैं माहिर शाह का बेटा हूँ, जहाँ से मेरे अंदाज में तुम्हें शराफत ही मिलेगी। संजीदगी से कहते हुए उसने दरवाज़ा बचाया, जो थोड़ी देर बाद खुल गया। मुइज़ के दरवाज़ा खुलती अलमीर ने बिना लम्हा ज़ाये किए जोरदार मुक्का उसके मुंह पर रसीद किया। इस अचानक हमले पर वो पीछे की तरफ जा गिरा और अंदर दाखिल होते जहाज़ेब ने अपनी मुस्कुराहट दबाई। अभी थोड़ी देर पहले वही अलमीर शाह था जो शराफत की बात कर रहा था। कौन हो तुम लोग? हम कौन है ये रहने दें, बस सीधा सीधा ये बताओ मीरब कहाँ है? इसका गिरेबान पकड़कर अलमीर ने उसे झटके से उठाया। वो पाशा के पास है, इसके घर में। कहाँ है इसका घर? नहीं बताऊंगा। मेरा दिमाग इस वक्त बहुत खराब है, सीधे सीधे बता मीरब कहाँ है, वरना तुझे जान से मारने में लम्हा नहीं लगाऊंगा। मार दो, लेकिन मैं पाशा के साथ गद्दारी नहीं करूंगा। उफ, ये वफादारी। गहरा सांस लेकर जहासेब ने इसका गिरेबान पकड़कर उसे अपनी तरफ खींचा और अपनी पॉकेट से मोबाइल निकालकर एक वीडियो उसके सामने की। ये पैंतरा उसने जब भी आजमाया था हमेशा काम है, लेकिन आज भी जरूर काम करता। मेरे ख्याल से तुम्हारा बेटा है जो इस वक्त मेरे पास। सीधे सीधे पाशा का पता बता दो, वरना इस बच्चे का एक एक हिस्सा काट कर तुम्हारे सामने पेश कर दूंगा। ये तुम्हारे पास नहीं हो सकता। इसने सदमे से मोबाइल स्क्रीन की तरफ देखा। दूसरे शहर में भेजा था, दूसरी दुनिया में नहीं, जो जहां जेब कासमीन तक ना पहुंच पाता। अब जल्दी से अपना मुंह खोल दे। मैं बता रहा हूँ पाशा का बस पता, बस मेरे बेटे को कुछ मत करना। अटकते हुए जल्दी जल्दी पाशा के बारे में बताने लगा। इसने गाड़ी घर की बैक साइड पर रोकी। मोइस के घर से उन्हें पाशा के घर का मैप मिल चुका था। मीरब किस कमरे में थी, गार्ड्स का पहरा किस किस तरफ था, ये सारी बातें मोइस से जान चुके थे। इसलिए अब ज्यादा मेहनत दरकार नहीं थी। इसने गाड़ी से उतरते ही चंद मिनट बाद एक लड़का वहां आकर ड्राइविंग सीट पर बैठ गया और उसके बैठते ही वो दोनों आहिस्ता से कदम उठाते अंदर की तरफ चले गए। इनके पास पिस्टल थी, लेकिन इसका इस्तेमाल सिर्फ जरूरत के वक्त ही करना था, क्योंकि पिस्टल की आवाज से वो सबको अपनी तरफ मुतवज्जा करके कोई मसला पैदा नहीं करना चाहते थे। बैक साइड पर सिर्फ चंद ही कार से, जिन्हें वो दोनों हाथों की मदद से ही ढेर कर चुके थे। कमरे का दरवाजा खोलते इसकी पहली नजर बेड पर सिमटी मीरब पर गई और उसे सही सलामत देखते ही अलमी ने सुकून भरा सांस लिया। दरवाजा खुलने की आवाज पर इसने सर उठाकर देखा और वहां खड़े अलमीर को देखकर हैरत से अपनी जगह से उठी। अलमीर, तुम ठीक हो ना मीरब? इसके करीब आकर वो फिक्रमंदी से पूछने लगा, आप यहाँ कैसे आए? आप यहाँ क्यों आए? मैं? फिलहाल ये जानना जरूर नहीं अलमीर, अभी जो जरूरी काम है वो करो। जहाजेब की सख्त आवाज पर वो चौंका, वरना मीरब को देखकर वो ये बात तो भूल ही चुका था कि जहाजेब भी यहाँ मौजूद है। हाँ, अभी तुम्हें यहाँ से जाना होगा, बैक साइड पर गाड़ी खड़ी है, तुम इसमें जाओ, वो लड़का तुम्हें वापस घर छोड़ देगा। लेकिन आप मेरी फिक्र मत करो मीरब, तुम बस जाओ यहाँ से। इसका हाथ अपनी गिरफ्त में लिए उसे वहां से लेकर बैक साइड की तरफ आ गया। उसे गाड़ी में बिठाकर अमीर ने इस लड़के को चंद हिदायत दी और वापस अंदर की तरफ चला गया। अरहाम पाशा ज्यादातर मुल्क से बाहर ही रहता था। जिस घर में वो रहता था इसका पता सिर्फ मुइस जानता था। अपना सारा जरूरी और गैर जरूरी सामान इसने अपने इसी घर में रखा हुआ था, लेकिन आज तक वो इस तरह छुपा बैठा था कि पुलिस उसे कभी ढूंढ ही नहीं पाई थी। लेकिन आज का दिन मुख्तलिफ था, क्योंकि आज तो उसने मरना था, फिर चाहे उसे ऑफिसर्स मारते। अलमीर शाह, हमें यहाँ से निकलना होगा अलमीर, अगर ऑफिसर्स यहाँ आ गए तो हम भी इस केस में इन्वॉल्व हो जाएंगे। उसे बाहर के बजाय अंदर की तरफ जाते देखकर जहासेब ने टोका, मैं बादशाह को लिए बगैर नहीं कहीं नहीं जाऊंगा। अलमीर, तुम जाना चाहते हो तो चले जाओ, लेकिन मैं पाशा को लिए बगैर कहीं नहीं जाऊंगा। पिस्टल लॉड करते हुए उसने सख्त लहजे में कहा, जब वहां इन दोनों के अलावा तीसरी आवाज गूंजी, इतनी बेताबी है तुम्हें मुझसे मिलने की लड़के? पाशा की आवाज पर अलमीर ने खूनखार नजरों से इसकी तरफ देखा, जो एक हाथ पॉकेट में डाले जबकि दूसरे से पिस्टल थामे इत्मीनान से खड़ा था। अच्छा हुआ तुम खुद ही सामने आ गए। अगर तुम्हें लगता है तुम मेरा कुछ बिगाड़ सकते हो तो ये सिर्फ तुम्हारी गलतफहमी है। ये मेरी नहीं, तुम्हारी गलतफहमी है कि मैं तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और आज मैं तुम्हारी गलतफहमी दूर कर देता हूँ, कर देना चाहता हूँ। वो गुस्से से इसकी तरफ बढ़ा, जब उसे अपनी तरफ बढ़ते देख पाशा ने पिस्टल चलाई, जो जहाजेब के अलमीर को धक्का देने पर इसके सीने में उतरने से बच गई। इसे दोबारा से गोली चलानी चाहिए जब बाहर से आते शोर ने उसे अपनी तरफ मुतवज्जा किया। बाहर से आती पुलिस के शोर की आवाज पर पाशा ने गुस्से से उन्हें देखा और वहां से भागने लगा। जब उसे भागते देखकर जहाजेब ने अपनी कोट से इंजेक्शन निकालकर जोर से इसकी तरफ फेंका, जो सीधा इसकी टांग में जा लगा। इंजेक्शन लगते ही वो धड़ाम से जमीन पर गिरा और अपने शल होते वजूद को घसीटने की कोशिश करने लगा। आंखें मुसलसल मसल कर इसने अपनी नींद को दूर फेंका और एक नजर अपने करीब सोई जन्नत पर डाली। दवाइयों के बाइस वो बेहतर थी, बस हल्का फुल्का सा बुखार था जो रात तक उतर जाना था। आई एम सॉरी जन्नत, उसे देखते हुए हल्का सा बड़बड़ाया।
یہ سب اپنی غلطی لگ رہی تھی، اگر جنت اپنے ٹیچرز کے ساتھ چلی جاتی تو شاید یہ سب نہ ہوتا، اس کی طبیعت اتنی خراب نہ ہوتی۔ اوپر ہاتھ رکھ کر اس نے جمائی روکی اور کمرے کا جائزہ لینے لگا۔ چھوٹا سا وہ کمرہ بے حد سادہ اور کافی ستھرا تھا، صاف ستھرا تھا۔ جنت کی طبیعت کو دیکھتے ہوئے آج رات آنٹی نے ان دونوں کو یہیں رکنے کے لیے کہہ دیا تھا۔ اس نے گسمساتے دیکھ کر وہ چونک کر سیدھا ہوا۔ جنت آپ ٹھیک ہے؟ اس کا گال تھپ تپاتے ہوئے سلار نے نرمی سے پوچھا، جس پر ہلکی سی آنکھیں کھول کر وہ اسے دیکھنے لگی اور اس کی پیار بھری نظریں خود پر ٹکی دیکھ کر سلار کو اچھی خاصی حیرانگی ہوئی۔ یقیناً وہ ابھی بھی دوا کے زیر اثر تھے، ورنہ جنت اور اسے اتنے پیار سے دیکھے ممکن ہی نہیں تھا۔ جنت آپ ٹھیک ہے؟ جنت کی طرف سے کوئی جواب نہ پا کر اس نے پھر سے پوچھا، جس کا کوئی جواب دیے بنا وہ مڑ کر کھلی کھڑکی کی طرف دیکھنے لگی، جہاں برستی بارش ابھی تک شور مچا رہی تھی۔ اس نے گھبرا کر سلار کی طرف دیکھا۔ کچھ نہیں ہوا، میں ہوں نا آپ کے ساتھ۔ اس کی کمر پر اپنا ہاتھ رکھ کر وہ نرمی سے تھپ تپانے لگا، جس پر وہ اپنا آپ سلار کے مزید قریب کر گئی۔ سلار، اس اس نے بند ہوتی آنکھوں کے درمیان ہولے سے سلار کو پکارا، جسے جنت کے لب اس کے سینے کو چھو گئے۔ جنت اس طرح مت کرے، بندہ بشر ہوں، کتنا ضبط کروں گا، اس نے ضبط سے کہا۔ پتہ نہیں وہ حکیم صاحب ایسی کون سی دوائی دے کر گئے تھے جس سے اس پر نشہ طاری ہو گیا تھا۔ یقیناً یہ دوائی کا ہی اثر تھا، ورنہ جنت اور خود اس کے اتنے قریب آ جاتی۔ ناممکن، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ اس کی بڑبڑاہٹ پر سلار نے نرمی سے اس کے بکھرے بال پیچھے کی، معصومیت بھرا چہرہ واضح دکھنے لگا۔ آپ کہیں تو آپ کا ڈر دور کر دوں۔ اس کی سرگوشی نما آواز پر وہ بند آنکھوں سے مسکرائی۔ مجھے نیند آ رہی ہے، تنگ مت کرو۔ دوبارہ نیند میں جاتے ہوئے اس نے اپنا سر سلار کے سینے پر رکھ لیا اور اپنے دونوں ہاتھ اس کی گردن میں ڈال دیے۔ جنت کی اس حرکت پر وہ اپنا ضبط کھوتا اس کے بالوں میں ہاتھ پھنسا کر اس کے لبوں پر جھکا۔ اس کے لبوں کو اپنی گرفت میں لے کر وہ بے باکی سے جنت کے وجود کو اپنے ہاتھوں سے چھونے لگا۔ اپنی نیند خراب ہوتے دیکھ کر وہ کسمسا کر اسے خود سے دور کرنے لگی، لیکن اب اس سے دور ہونا سلار شاہ کے بس میں نہیں تھا۔ وہ بیوی تھی اس کی جو اس کے اتنے نزدیک تھی، آخر کب تک وہ خود پر ضبط کرتا، اور وہ بھی جب وہ خود اس کے قریب آ رہے تھے۔ یقیناً وہ ہوش میں نہیں تھی اور اس کا یہ روپ سلار شاہ کے ہوش اڑا رہا تھا۔ اس کی سانسوں کو آزادی دے کر سلار نے اسے بیڈ پر لٹا کر سیدھا کیا اور اس کے اوپر جھک کر اس کی گردن پر اس کی شہرگ پر جا بجا اپنی دیوان کی بھرا لمس چھوڑنے لگا۔ جنت کی ہلکی پھلکی مزاحمت کو نظر انداز کرتے وہ اس پر اپنے پیار کی بارش برساتا چلا گیا۔ 3.5 گھنٹے کا سفر اس نے کیسے طے کیا تھا، یہ صرف وہی جانتی تھی۔ کبھی المیر کی فکر ستانے لگتی تو کبھی بی جان اور شہروز کی یاد تڑپانے لگتی۔ گاڑی اپنے گھر کے سامنے رکتے ہی وہ لمحہ ضائع کیے بنا اتر کر اندر کی طرف بھاگے۔ بی جان اندر داخل ہوتے اس کی نظر تسبیح پڑھتی بی جان پر گئی، تو اس کی آواز سنتے ہی حیرت سے پلٹ کر اس کی طرف دیکھنے لگی، اپنے سامنے اسے صحیح سلامت کھڑا دیکھ کر وہ جلدی سے اپنی جگہ سے اٹھ۔ میرا، ان کے پکارنے پر وہ اپنا ضبط کھوتی روتے ہوئے ان کے قریب آ کر ان کے سینے سے لگ گئی۔ کیسی ہے میری بچی؟ اس گھٹیا انسان نے کچھ کیا تو نہیں نا تمہارے ساتھ؟ نہیں بی جان، اللہ کا شکر ہے میرے ساتھ کچھ نہیں ہوا۔ المیر نے وعدہ کیا تھا کہ وہ تمہیں واپس ضرور لائے گا، اور اس نے اپنا وعدہ پورا کیا۔ اس کے ہاتھ تھام کر وہ اس کے دونوں ہاتھوں پر پیار کرنے لگی۔ المیر کہاں ہے میرا؟ انہوں نے کہا تھا وہ جلدی یہاں آ جائیں گے بی جان۔ شہروز کہاں ہے؟ مجھے اسے دیکھنا ہے، وہ کیسا ہے؟ شہروز بالکل ٹھیک ہے، مہر کے پاس ہے، جاؤ اس سے ملو، بہت بے چین تھا تمہارے بغیر۔ ان کی بات سنتے ہی وہ تیز تیز قدم اٹھاتی اوپر کی طرف بھاگ گئی، کیونکہ جب تک وہ شہروز کو نہ دیکھ لیتی تب تک بے قرار دل کو راحت نہیں ملنی تھی۔ تم اسے ہمیشہ ساتھ لے کر گھومتے ہو؟ اس نے جہازیب کے ہاتھ سے وہ نوکیلا خنجر لے کر تعجب سے پوچھا۔ نہیں، یہ تو میں نے تمہارے لیے لیا ہے۔ اس وقت وہ دونوں ساحر کے گھر کی بیسمنٹ میں موجود تھے اور ان کے سامنے بڑا شخص بے بسی سے ہلنے کی کوشش کر رہا تھا۔ جہازیب نے اسے انجیکشن جو لگایا تھا، اس کے ذریعے وہ چند گھنٹوں کے لیے مکمل طور پر پیرالائز ہو چکا تھا۔ اس میں ہلنے چلنے کی سکت بھی نہیں تھی۔ اپنا بچاؤ کیسے کرتا؟ اس کے قریب بیٹھ کر علمین نے خنجر زور سے اس کے سینے میں مارا، خون کی شیٹ اس کے چہرے پر پڑی، اور اس کے بعد المیر شاہ کے چلتے ہاتھ رکنا بھول گئے۔ اس وقت وہ کہیں سے بھی ہمیشہ صبر و تحمل سے رہنے والا المیر شاہ نہیں لگ رہا تھا۔ پیچھے کھڑا جہازیب دلچسپی سے اس کے ہاتھوں کی ہر حرکت دیکھ رہا تھا۔ اسے تو لگتا تھا اس دنیا میں صرف ایک وہی درندہ تھا، لیکن سامنے بیٹھا وہ شخص اس کی سوچ کو غلط ثابت کر رہا تھا۔ یہاں بات محبت کی تھی، کیونکہ سیدھا سادہ انسان بھی اپنی محبت کے لیے ہر حد پار کر جاتا ہے۔ یہاں تو پاشا نے اس کی محبت کو نہ صرف اغوا کیا بلکہ اس پر غلط نگاہ پہ ڈالی تھی۔ وہ کیسے اسے اتنی آسانی سے بخش دیتا؟ المیر بس کرو۔ اس کی آواز سن کر المیر کے چلتے ہاتھ رکے، اس کے ہاتھ خون سے بھر چکے تھے، کپڑے اور چہرے پر خون لگ چکا تھا، لیکن آج وہ بے حس بنا اس ظالم شخص کو مارے جا رہا تھا جس نے نہ جانے کتنے لوگوں کی زندگیاں برباد کر دی تھی۔ اپنی جگہ سے اٹھ کر المیر نے آستین سے اپنا خون کے قطروں سے بھرا چہرہ صاف کر وہاں سے چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد جہاں زیب نے وہاں پڑے خون میں لت پت اس وجود کو دیکھا، اس وقت جو اس کی حالت ہو رہی تھی وہ کوئی عام انسان دیکھ بھی نہیں سکتا، لیکن یہاں جہاں زیب کاظمی تھا جس کا یہ روزمرہ کا کام تھا۔
सबको लग रहा था कि पाशा फिर से मुल्क छोड़कर जा चुका है, लेकिन वो ये नहीं जानते थे कि अरहाम पाशा मुल्क नहीं दुनिया छोड़कर ही जा चुका था। आंख खुलते ही इसने गायब दिमाग से अजनबी जगह को देखा। वजूद पर थकन महसूस करके इसने दोबारा आंखें बंद कर ली। जब हाथ सालार के बरहाना सीने पर गया, इसने फौरन आंखें खोली। नजर अपने बराबर सोए हुए सालार पर गई। उसके शर्टलेस वजूद पर नजर पड़ते हुए झटके से उठ बैठी। सालार! इसने बेचैनी से सालार का बाजू हिलाया, जो उसकी आवाज पर नींद में फकत हुंकारा भर कर रह गया। सालार उठो। उसके मुसलसल जोड़ने पर वो नींद से जाकर उसे देखते हुए फिक्रमंदी से उठ बैठा। क्या हुआ जन्नत, आप ठीक है ना? ये तुम मुझे बताओ, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हम कहाँ हैं? तुम शर्टलेस क्यों? और मैं? इससे ज्यादा अल्फाज इससे अदा ही न हो पाए। इन सब सवालों का तो बस एक ही जवाब। क्या? इसने बेचैनी से पूछा। सलार क्या जवाब देगा, ये बात वो जानती, लेकिन फिर भी घबराए हुए दिल को तसल्ली देनी थी कि जैसा वो सोच रही थी ऐसा कुछ ना हो। आपने रात को मेरी इज्जत लूट ली। लब दबाकर इसने अपनी मुस्कुराहट रोकी। क्या बकवास कर रहे हो तुम? गुस्से से चीखते हुए बेड से उठी। ये बकवास नहीं है जन्नत, सच है। आप खुद मेरे करीब आई थी, मैं कब तक जब्त करता? अपनी जगह से उठकर वो उसके सामने आ खड़ा हुआ। इस बार इसके लहजे में संजीदगी थी। तुम झूठ बोल रहे हो ना सलार? जन्नत, इसमें झूठ कहने की क्या बात है? आप खुद मेरे करीब आई थी और वैसे भी मैं आपका महरम हूँ। आप मुझ पर हलाल है। मैंने जो कुछ भी किया वो मेरा हक था। इसमें ऐसी जितनी आराम से वो बात कह रहा था, जन्नत का गुस्सा तेजी से बढ़ रहा था। नम आंखों के साथ इसने अपना नाजुक हाथ सलार के गाल पर रसीद किया, जिससे सलार के बाकी अल्फाज इसके मुंह में रह गए। तुम इसीलिए मेरे साथ आए थे ना? आज तुमने हर हद पार कर दी है सलार। सलाशा, नफरत हो रही है मुझे तुमसे, और घिन आ रही है अपने वजूद से, जिस पर तुमने बड़ी शान से अपना हक जताया। अब तो खुश हो गए हो ना? तो मेरे वजूद को हासिल जो कर लिया, मिट गई तुम्हारी हवस अभी भी? जन्नत! इसकी धार पर जन्नत की जलती जबान रुकी। मेरी पाक मोहब्बत को इतना घटिया ना मत दें। क्या गलत किया मैंने? आप खुद मेरे करीब आ रही थी, जिसे मैं आपकी रजामंदी समझकर आपसे अपना हक ले बैठा। मुझे लगा हमारे दरमियान सब ठीक हो गया, लेकिन अंदाजा नहीं था मेरे करीब आने पर आप ये सब कहेंगी। मेरी पाक मोहब्बत को आप हवस का नाम देंगे। अगर हवस ही होती ना, तो निकाह वाले दिन ही आप मेरे बिस्तर पर होते। इसके बाजू को अपने सख्त गिरफ्त में लिए वो चीखते हुए कह रहा था। यकीनन इसकी इतनी तेज आवाज दूर तक जा रही होगी, लेकिन आज उसे कोई परवाह ही नहीं थी। आप जानती हैं मैं आपसे इतनी मोहब्बत क्यों करता हूँ? क्योंकि आयसल के एक्सीडेंट के वक्त जब सबको सिर्फ इसकी फिक्र थी, तब आपको मेरी फिक्र थी। आपको एहसास था कि मैं किस कैफियत से गुजर रहा हूँ। अपनी बहन की हालत, माँ बाप की लापरवाही मेरे ऊपर क्या असर छोड़ रही है। तब आपने मुझे संभाला, और तब से आप मेरे लिए मेरी अजीज जान हस्ती बन गई। इसकी आंखें नम थी, और जन्नत ने इतने सालों बाद इसकी आंखें नम देखी थी। मैं आपसे मोहब्बत नहीं इश्क करता हूँ जन्नत, आप मेरा जुनून है, जिसे हासिल किए बिना मुझे सदा उम्र सुकून न मिलता। मैंने आपसे जिस तरह शादी की वो तरीका गलत था, लेकिन मुझे लगा कि वक्त के साथ साथ आप मेरे जज्बात जान जाएंगे। लेकिन मैं ही गलत था, आप कभी मेरे जज्बात नहीं जान सकते। इसे झटके से छोड़कर इसने अपनी शर्ट उठाई और पहनते हुए कमरे से बाहर निकल कर चला गया। लभीजो वो कितनी देर से अपनी ही जगह पर बैठी हुई थी। लफ्जों पर गौर किया तो अपने कहे गलत लफ्जों का एहसास हुआ। जो भी था, इतना यकीन तो उसे था कि सलार शाह के इसके लिए जज्बात सच्चे थे, लेकिन गुस्सा ऐसा हावी हुआ कि जहन कुछ सोच समझ ही न सका। दरवाजा खुलने की आवाज पर उसने जल्दी से अपने आंसू साफ किए। इसका ख्याल था कि सलार होगा, लेकिन वहां एक अजनबी औरत को देखकर इसके माथे पर बल पड़े। अब तबीयत कैसी है तुम्हारी? इस औरत ने ट्रे जन्नत के सामने रखते हुए पूछा, जिसमें नीम गर्म दूध और बिस्किट्स थे। आप कौन है? मेरा नाम हदीबा है। रात को तुम्हारा शौहर तुम्हें यहाँ लाया था। तुम्हारी तबीयत बहुत खराब थी, इसलिए मैंने तुम दोनों को रात यही रुकने के लिए कह दिया। अब कैसी तबीयत है तुम्हारी? मैं ठीक हूँ। तुम्हारा शौहर कहाँ है? वो बाहर गया है। नजर झुकाए इसने अपने हाथ आपस में पेवस्त किए। सलार कहाँ गया था, इस बात से वो खुद भी अनजान थी। कमरे से शोर की आवाजें आ रही थी। सब खैरियत थी ना? जी सब खैरियत थी। इस बार लहजे में हल्की सी सख्ती दर आई। एक अनजान औरत की इतनी तफ्तीश से उसे चिढ़ हो रही थी। जानती हो तुम्हारा शौहर बहुत प्यार करता है तुमसे। खनी पलकें उठाकर इसने अपने सामने बैठी औरत को देखने लगी। और ये बात आप कैसे जानती हैं? साफ दिखता है इसकी आंखों में तुम्हारे लिए मोहब्बत है, इसके हर अंदाज में तुम्हारे लिए फिक्र है। कोई अनजान शख्स आराम से देखकर बता दे कि वो तुमसे कितना प्यार करता है। ऐसे लोग किस्मत से मिलते हैं, इनकी कदर करनी चाहिए। मेरा शौहर भी मुझसे ऐसे ही मोहब्बत करता था, लेकिन मैंने हमेशा बस इसकी गलतियां ढूंढी। फिर इसके जाने के बाद एहसास हुआ कि मैंने अपनी कीमती सरमाए की कदर नहीं की। बोलते बोलते इनका लहजा भीग गया। क्या आप अकेली रहती? हाँ, मेरी बेटी थी। जब से इसकी शादी हुई है, तब से बस मैं यहाँ अकेली रहती हूँ। अपने शौहर की यादों के साथ मैंने ज़िंदगी में सिर्फ ये गलती की थी कि अपने शौहर से मोहब्बत तो की, लेकिन कभी इस मोहब्बत के एहसास को उजागर नहीं होने दिया। तुम ऐसा मत करना, वक्त बहुत कीमती होता है, हाथ से चला जाए तो सिर्फ पछतावा रहता है। ट्रेस की जानी बढ़ाकर उन्होंने चेहरे पर नरम से मुस्कुराहट सजाए इसकी तरफ देखा। तुम ये खा लेना, कुछ और चाहिए हो तो बता देना। वो उठकर वहां से जा चुकी थी, लेकिन जन्नत शाह के इर्द गिर्द बस इनके कहे अलफ्जों की
बाज गश्त हो रही थी। अब समझ आ रहा था कि वो सलार के साथ यहाँ क्यों आए थे। अल्लाह ने उसे पछताने से बचा लिया था। अगर वो सलार के साथ यहाँ ना आती तो कभी इस घर में नहीं आती और शायद इतनी अहम बातें उसे जानने को ना मिलती। क्या आगे जाकर पछताने से बेहतर नहीं था इस वक्त में इन फासलों को मिटाकर एक खूबसूरत जिंदगी गुजारी जाती। सर, मिस्टर सिंक्लियर आपसे मिलने आए हैं। भेज दो। फाइलों पर झुके इसने मसरूफियत भरे अंदाज में जवाब दिया। जिसे सुनती वो अपना सर हिलाकर बाहर चली गई। चंद लम्हों बाद ऑफिस का दरवाजा खुला, जिसे सुनकर इसने अपना सर उठाकर सामने खड़े शख्स को देखा। एर्तज़ा अफंदी, कैसे आना हो मिस्टर सिंक्लियर? तुमसे कुछ बात करनी थी, यूँ समझ लो एक डील करनी थी। वहाँ बैठे हुए इसने खुशदिली से जवाब दिया, मुझे एक लड़की पसंद आ गई है। तो मैं क्या कर सकता हूँ? इसने अंग्रेजी लबो लहजे में नसमझी भरा तासुर दिया। तुम ही तो कर सकते हो क्योंकि वो लड़की तुम्हारी बीवी है। इसकी बात सुनते ही वो गुस्से से अपनी जगह से उठा और सामने बैठे शख्स को गिरबान से पकड़कर खड़ा किया। मेरे ऑफिस में बैठकर मुझसे मेरी बीवी ही की डील कर रहा है। गुस्से के बायस इसका सफेद चेहरा सुर्ख होने लगा। सिर्फ एक रात के लिए, इसके बदले तुम्हें जो चाहिए मैं तुम्हें दे दूंगा। इसकी बकवास सुनकर इर्तिजा ने गुस्से से उसे जमीन पर पटका, जिसकी चलती जबान इसके बावजूद भी नहीं रुकी। तुम्हारी बीवी बहुत हसीन है इर्तिजा, उसे जब से देखा है तब से बस उसे पाने की बेचैनी है। मेरी बेचैनी खत्म कर दो। हंसते हुए वो खड़ा हुआ और इसकी आखिरी बात सुनते ही सबसे खड़े इर्तिजा का सब टूटा। पेन होल्डर में रखा पेन उठाकर इसने पेन के निब जोर से इसकी आंख में मारी, जिससे इसकी हंसी चीखों में तब्दील हो गई। साउंड प्रूफ डोर के बायस ये आवाज सिर्फ इस कमरे तक ही महदूद रहनी थी, इसकी चीखों और आंख से निकलते खून को नजरअंदाज करके। इर्तिजा ने इसकी दूसरी आंख के साथ भी वही काम सर अंजाम दिया। वो जानूनी शख्स बिना इसकी तकलीफ की परवाह किए वहां खड़ा इसकी चीखों से लुत्फानंदोज हो रहा था। उस शख्स की चीखें इर्तिजा फंदी को सुकून दे रही थी। इसने तो आज तक हुरम पर अपने घर वालों की नजरें बर्दाश्त नहीं की थी। सामने तड़पता ये आदमी तो फिर उसकी बीवी पर अपनी खलीज निगाहें जमा कर बैठा हुआ था। उसे इर्तिजा कैसे इतनी आसानी से बख्श देता? उसने झुककर सोहे शहरोज को प्यार किया। कितनी देर से इसके पास बैठी वो बस एक ही काम कर रही थी और अपने दिल को सुकून पहुंचा रही थी। मीरा बल मीरा क्या है? कमरे में दाखिल होती बेजान की आवाज पर वो चौंकी। वो ठीक है? हाँ, वो बिल्कुल ठीक है। अब तुम तैयार हो जाओ। तैयार किस लिए? मैंने अलमीर के साथ तुम्हारा निकाह तय कर दिया। बेजान की बात सुनते इसके चेहरे की मुस्कुराहट गायब हो। कि आप क्या कह रही हैं बीरजान? आपने ऐसा सोच भी कैसे लिया? तो मुझे बताओ इसमें क्या बुराई है? इसमें कोई अच्छाई भी नहीं है बीरजान, अलमीर ने मेरी मदद की है। इसका ये मतलब नहीं कि आप जिंदगी भर के लिए मेरा बोझ इनके साथ बांध दें। इसने बमुश्किल अपने तेज लहजे को धीमा किया। कैसा बोझ मीरा? इसने कहा मैं खुद अलमीर की मर्जी भी शामिल है। इसके करीब बैठकर उन्होंने इसके दोनों हाथ अपने हाथों में लेकर प्यार से समझाना चाहा। बीरजान मैं दोबारा ये फैसला नहीं कर सकती। मेरे लिए शहरोज काफी है। और क्या तुम शहरोज के लिए काफी हो? जिंदगी में मर्द का साया सर पर होना बहुत जरूरी होता है मेरा। तुम्हें पाशा ले गया था। अगर अलमीर ना होता तो शायद तुम भी यहाँ मेरे पास ना होती। आज मैं जिंदा हूँ, कल को मर गई तो कैसे तुम तन्हा जिंदगी का ये सफर काटोगी? ऐसी बातें मत किया करें बेजान, भीगी आंखों के साथ इसने तड़प कर कहा। मेरा बच्चे ये तल्ख हकीकत है, मेरी उम्र हो चुकी है। पता नहीं कब आंखें बंद हो जाए, लेकिन जाने से पहले मैं तुम्हें मजबूत हाथों में सौंप कर जाना चाहती हूँ, जो तुम्हारा और शहरोज का ख्याल रख सके। अलमीर तुम्हारे लिए अच्छा हमसफर साबित होगा और शहरोज के लिए एक अच्छा बाप। सदाम से ज्यादा तो नहीं, पर सदाम जितनी मोहब्बत वो शहरोज को जरूर देगा, और इस बात का मुझे यकीन है। लेकिन अलमीर मुझसे निकाह क्यों करना चाहते हैं बीरजान? इसकी मासूम सी आवाज पर बीरजान हल्का सा मुस्कुराई। इस बात का जवाब वो ही तुम्हें ज्यादा बेहतर तरीके से दे सकता है। फिलहाल तुम मुझे बताओ कि अलमीर को तुम्हारी रजामंदी दे दूं। शायद तुम्हें ये लग रहा होगा कि मैं तुम्हारे साथ जबरदस्ती कर रही हूँ, लेकिन मेरा भी इतना यकीन रखो कि तुम्हारी बीरजान तुम्हारे लिए कभी कोई गलत फैसला नहीं करेगी। मैंने पहले भी वही किया था जो आपकी मर्जी थी, और आज भी वही करूंगी। अल्लाह के बाद सिर्फ आप पर ही यकीन है बीजान। आप मेरे लिए कोई गलत फैसला नहीं करेंगे। इसकी बात सुनते ही बीजान ने मुस्कुराते इसका आंसू से भीगा चेहरा साफ किया और उठकर कमरे से बाहर चली गई। बाहर तुम्हारा शौहर आया, तुम्हें बुला रहा है। हदीबा की आवाज पर इसने दुपट्टा उठाकर अच्छे से खुद पर फैलाया और इनका शुक्रिया अदा करती बाहर चली गई। जहां सलार गाड़ी में बैठा इसका मुंतजिर था। यकीनन वो गाड़ी ठीक करवाने ही गया था। दरवाजा खोलकर वो गाड़ी में बैठी और इसके बैठते ही सलार ने गाड़ी स्टार्ट कर दी। सुबह से लग रहा था कि सलार नाराज होकर घर से बाहर गया था और अब इसका संजीदा अंदाज जन्नत की परेशानी में इजाफा कर रहा था। उंगलियां मरोड़ती हुई उससे बात करने की कोशिश के लिए अल्फाज तलाश रही थी, लेकिन आज तो जैसे सारे अल्फाज ही खत्म हो गए थे। चंद मिनट बाद सलार ने झटके से गाड़ी रोकी, जिस पर जन्नत ने अचंभे से इसकी तरफ देखा। आपकी मंजिल, संजीदगी से कहते हुए इसने बाहर की तरफ इशारा किया, जिसे देखते हुए खुद भी बाहर की तरफ देखने लगी, जहां मुख्तलिफ कैंप्स लगे हुए थे और कुछ डॉक्टर्स मरीजों को चेक कर रहे थे।
तुम्हें इनकी लोकेशन कैसे मालूम हुई? लोगों से पूछा था तो इनके जरिए मालूम हो गई। ये आपका सारा सामान है। बैक सीट से एक बैग उठाकर इसने जन्नत की गोद में रखा। तुम मुझे यहाँ छोड़ कर जा रहे हो, तुम तो मेरे साथ ही रुकने वाले थे ना। इसने 2 दिन तक यहीं रुकना था और इन 2 दिनों तक सलार ने भी इसके साथ ही रहना था, लेकिन अब उसे छोड़ वो खुद यहाँ से जा रहा था। यहाँ मेरी नहीं आपकी जरूरत। आप अपना काम करें और मैं वापस जाकर अपना काम करूंगा। इसके अजनबी लहजे पर बेख्तियार जन्नत की आंखें भीगी। बमुश्किल अपना सर हिलाती वो गाड़ी से उतरी और उसके उतरते ही सलारजन सी गाड़ी भगा ले गया। इसके जाने के बाद जन्नत ने भीगी आंखों से इस रास्ते को देखा जहां से वो गया था और भीगे गाल रगड़ती वहां लगे कैंप्स की तरफ चली गई। तो मेरे प्यारे से रीडर्स, उम्मीद करती हूँ कि कहानी आपको अच्छी लगी होगी। कहानी अगर आपको अच्छी लगी तो कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप चैनल पे नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। तो मिलते हैं कल नेक्स्ट एपिसोड के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।